Now we are going to discuss the ST number T304, and now let's talk about this cloze test. Now first of all, let me tell you how to solve a cloze test. You have to do one thing, and that is, एक बार की आप सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ते हैं, पहले आप चीज़ों को फील करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, अचानक से सॉल्व करेंगे गलत जो है जवाब दे देंगे. देखेंगे द रिसेंट ट्रेंड इज नॉट टूवर्ड्स सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना, पृथक्करण जिसको बोल सकते हैं. सेग्रीगेशन मतलब अलगाव. द रिसेंट ट्रेंड इज नॉट टूवर्ड्स सेग्रीगेशन बट ज्वाइनिंग, डेवलपमेंट, यूनिटी, इंटीग्रेशन, सेपरेशन. देखिए सेग्रीगेशन और सेपरेशन एक ही है, तो ये तो हो नहीं सकता. बट यूनिटी, मोर एंड मोर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. द रिसेंट ट्रेंड इज नॉट टूवर्ड्स सेग्रीगेशन बट यूनिटी. यूनिटी का सेंस क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखिएगा. बट ज्वाइनिंग अच्छा वर्ड नहीं है. बट डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है, एक ही वर्ड हो जाएगा. देखिएगा द रिसेंट ट्रेंड इज नॉट टूवर्ड्स सेग्रीगेशन बट इंटीग्रेशन. देखिएगा सेग्रीगेशन मतलब अलगाव, इंटीग्रेशन मतलब एक करना. तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए राइमिंग बन रहे हैं और ये बेस्ट जवाब भी है. The recent trend is not towards segregation but integration. More and more handicapped children. आप समझिएगा handicapped का इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो मेंटली या शारीरिक रूप से अक्षम है. एक बात समझिएगा, इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड का, फिजिकली चैलेंज्ड. समझ रहे हैं? फिजिकली चैलेंज्ड का इस्तेमाल करते हैं. और इनके लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे कौन सा वर्ड यूज किया है? दिव्यांग. तो अब ये सीधे सीधे यूज भी हो रहा है इंग्लिश के न्यूज़पेपर में. तो मोर एंड मोर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आर नाउ बीइंग एजुकेटेड इन द ऑर्डिनरी स्कूल्स. अब बात समझिएगा, हमारी जो रिसेंट ट्रेंड है वो है सेग्रीगेशन का नहीं, अलगाव का नहीं है, इंटीग्रेशन का है. और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब जो है ऑर्डिनरी स्कूल्स में एजुकेशन पा रहे हैं. एक वक्त था कि ऑर्डिनरी स्कूल्स ऐसे बच्चों को नहीं लेते थे क्योंकि वो सोचते थे कि उनके स्कूल का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा. लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है धीरे धीरे. आइए देखते हैं. द डैश टुवर्ड्स इंटीग्रेशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द टू रिसेंट डेवलपमेंट. द स्कोप टुवर्ड्स इंटीग्रेशन हो सकता है. द ट्रेंड टुवर्ड सेग्रीगेशन. अच्छा देखिए, एक बार हम ट्रेंड का जिक्र कर चुके हैं, दो बार ट्रेंड लाएंगे तो सेंटेंस मोनोटोनस हो जाएगा. इंपैक्ट, एक बात समझिएगा, इंपैक्ट अभी बहुत सारी ऐसी बात हमने कही नहीं है कि इंपैक्ट की बात करें. फॉलोअप का सेंस नहीं है, तो स्कोप जो है ज्यादा बेहतर वर्ड है. ये देखते हैं, द स्कोप टुवर्ड्स इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ टू रिसेंट डेवलपमेंट. दो ऐसे नए रिसेंट डेवलपमेंट हुए कि इस इंटीग्रेशन का स्कोप बढ़ रहा है. ट्रेंड तो, फैशन तो चल ही रहा है, स्कोप भी बढ़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑर्डिनरी स्कूल्स में जो है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है, वो पढ़ने जा रहे हैं. आइए देखते हैं. फर्स्ट देयर हैज बीन मार्केट. व्हाट मार्केट? लेट्स टॉक अबाउट. फर्स्ट देयर हैज बीन मार्केट डैश. मार्केट इम्पैक्ट, मार्केट शो, मार्केट माइग्रेशन. माइग्रेशन शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते. माइग्रेशन मतलब होता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान जाना. मार्केट इंप्रूवमेंट. अच्छा, मार्केट खराबी कब हुआ था? ये नहीं हो सकता. मार्केट इंपैक्ट, देखेंगे फर्स्ट देयर हैज बीन मार्केट. एटीट्यूड में हमेशा क्या होता है? याद रखिएगा, एटीट्यूड में हमेशा चेंज होता है. फर्स्ट देयर हैज बीन मार्केट चेंज इन एटीट्यूड अमंग द पेरेंट्स ऑफ द डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. जाहिर सी बात है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है. ऑफ द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एंड द प्रोफेशनल्स हु वर्क विद देम. एक बात समझिएगा, दोनों के जो है एटीट्यूड में चेंज आया. किसके किसके एटीट्यूड में भाई? एक तो पेरेंट्स के एटीट्यूड में कि जरूरी नहीं कि हम अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में भर्ती करें, और दूसरा वो प्रोफेशनल्स जो उनको पढ़ाते हैं उनके एटीट्यूड में भी चेंज आया है. इस बात का ध्यान रखेंगे. तो इस तरीके से आप देखते हैं कि फर्स्ट देयर हैज बीन मार्केट चेंज इन एटीट्यूड अमंग बोथ द पेरेंट्स ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड द प्रोफेशनल हु वर्क विद देम. आगे देखेंगे the second what? Impact, development, source, reason, effect. एक बात समझिएगा, हमने यहां क्या कहा था कि टू रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं. फर्स्ट क्या है? ये है. और सेकंड क्या है? सेकंड डेवलपमेंट की ही तो बात कर रहे हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 40 का बी ऑप्शन हो जाएगा. आपको पता है पहला डेवलपमेंट की बात हो चुकी है, दूसरे की अब कर रहे हैं. द सेकंड डेवलपमेंट इज द रैपिडली इंक्रीजिंग रेंज ऑफ एड्स. ये एड्स क्या है? इस बात को समझिएगा. हम इसको बीएड के दौरान पढ़ते थे, किस नाम से?
टीचिंग एड नाम से। एक बात समझिएगा, पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी और टीचिंग एड जो है बहुत ही बल्कि, बहुत ही इनकन्वीनियंट होते थे, बहुत महंगे भी होते थे। आज के दौर में सीडीज के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और छोटे छोटे फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। और ऐसी ऐसी यूनिक डेवलपमेंट हुए हैं टीचिंग एड्स में, जिससे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, और वे बच्चे जो क्या कहते हैं डिसेबल्ड हैं, उनको भी पढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। तो देखेंगे रेंज ऑफ एड्स किसके लिए भाई, एड्स की बात करेंगे आगे। देखिए द सेकेंड डेवलपमेंट is the rapidly increasing range of ads available, exported, detached, services noticed। कोई मतलब नहीं है, एक ही ऑप्शन हो सकता है। देखिए कि द सेकेंड क्या बोलते हैं, द सेकेंड डेवलपमेंट इज द रैपिडली इंक्रीजिंग रेंज ऑफ एड्स अवेलेबल to enable the disabled children to be integrated and gain access to the ordinary curriculum। अब बात समझेंगे कि अब ये कह रहे हैं कि जो सेकेंड डेवलपमेंट हुआ है, जो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, वो क्या है, रेंज ऑफ एड्स, जो एड्स हैं, टीचिंग एड्स अवेलेबल हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जो बहुत आसानी से जो है बच्चों को सिखा देते हैं, जो कि इनेबल करते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, और उनको इंटीग्रेट करते हैं और उनको एक्सेस देते हैं कि वो ऑर्डिनरी करिकुलम में भी पढ़ सके, ऑर्डिनरी करिकुलम में भी आसानी से पढ़ सके। अ फ्यू इयर्स एड्स फॉर द डिसेबल्ड इन एजुकेशन वर इस बात का द्योतक है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे अ फ्यू इयर्स अगो, याद रखिएगा, बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना, आई मेट हिम 2 years अगो। तो 2 years पास नहीं बोलते हैं, 2 years अगो बोलते हैं, या अगो की जगह आप बिफोर भी बोल सकते हैं। ये बस मत बोलिएगा आई मेट हिम बिफोर 2 years, ये अगो के स्थान पर ही आएगा, लेकिन अच्छा ऑप्शन अगो है। तो देखेंगे अ फ्यू ईयर्स अगो एड्स फॉर द डिसेबल्ड इन द एजुकेशन वर ईदर नॉन एग्जिस्टेंस, या तो नॉन एग्जिस्टेंट थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या बहुत ही बल्कि थे, बहुत ही हैवी थे और एक्सपेंसिव थे। याद रखिएगा, पुराने टाइम में बहुत साल पहले, कुछ साल पहले जो एड्स हैं वो जो है बहुत डिसेबल्ड के लिए, वो एजुकेशन में या तो नॉन एग्जिस्टेंट थे, हैं ही थे, अस्तित्व में ही नहीं थे, या बहुत ही बल्कि या बहुत ही एक्सपेंसिव थे। तो मेनी ऑफ दीज न्यू एड्स आर क्या है भाई, पहले बल्कि थे और एक्सपेंसिव थे, अब क्या है, अब बहुत ही स्मॉल है, और क्या है, बहुत ही स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव है ना। अब इनएक्सपेंसिव हो जाएगा, पहले क्या थे भाई, खुद से देखिए, पहले बल्कि थे और एक्सपेंसिव थे, अब क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और इनएक्सपेंसिव हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन कंसिडरेबल डेवलपमेंट इन दिस एरिया। ये कंसिडरेबल, एक बहुत ही उल्लेखनीय डेवलपमेंट है इस एरिया में। आप जरा देखेंगे, यहां पे आपके पास है मेनी ऑफ दीज न्यू एड्स आर स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव। अब देखिए कुछ साल पहले क्या था, एड्स बहुत ही बल्कि थे, बहुत ही एक्सपेंसिव थे, अब क्या हो गए, अब स्मॉल हो गए, छोटे हो गए, साथ ही साथ अब और क्या हो गए भाई, अब जो है इनएक्सपेंसिव हो गए। तो क्लियर है आई थिंक। आइए एक बार फिर से पूरा मिला के पढ़ लेते हैं। The recent trend is not towards segregation but integration. More and more handicapped children are now being educated in the ordinary schools. The scope towards integration is increasing because of the two recent development. ये जो ट्रेंड नहीं, स्कोप उसका जो है दायरा बढ़ रहा है, स्कोप बढ़ रहा है टू रिसेंट डेवलपमेंट में। फर्स्ट देयर हैज बीन मार्केट change in attitude among both the parents of the handicapped children and the professionals who work with them. The second development is the rapidly increasing range of ads available to enable the disabled children to be integrated and gain access to the ordinary curriculum. Now, a few years ago, ads for the disabled in education were either non-existent or were bulky and inexpensive. Many of these new ads are small and inexpensive. During the past few years, it has been considerate development in this area. Okay, now let's talk about 46 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत मजेदार सवाल है। देखिए, आपने एरर फाइंड करना है, या तो ABCDE, या तो नो एरर, या तो किसी पार्ट में एरर। लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इन इज जस्ट। अब देखेंगे आपका रियल सब्जेक्ट क्या है, लैक ऑफ एबिलिटी है, और लैक ऑफ एबिलिटी के साथ जो वर्ब यूज हुई है
वो सिंगुलर यूज हुई है, बिल्कुल सही है, यहां तक तो बात सही है। लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स। अब देखिए, आपको पता है कि वन ऑफ के बाद जनरली डेफिनेट आर्टिकल द आता है और प्लूरल नाउन आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड नहीं हो सकता भाई, दोस्तों में से एक, है ना। वन ऑफ द रीजन्स, वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, कुछ भी बोलिए। तो लैक ऑफ एबिलिटी टू राइट, रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स दैट कीप। अब देखेंगे दैट किसकी बात कर रहा है, बैरियर्स की, एंड दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग प्लूरल वर्ब कीप, दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड। बहुत ही मजेदार सवाल है, इस बात को समझिएगा। इस लाइन में समस्या है, समस्या ये है कि या तो आप लिखिए क्या, पुअर पीपल, क्योंकि आप किसी डेफिनिट पुअर पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं नॉर्मल पुअर पीपल की। अब देखेंगे, अगर मैं पुअर पीपल ना लिखता तो क्या लिखता, तो फिर मैं द पुअर लिखता। आपको पता है द पुअर मीन्स क्या होता है, पुअर पीपल। आपको पता है कि यदि आप डेफिनिट आर्टिकल द का यूज एडजेक्टिव से पहले करोगे तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का सेंस देगा, यानी कि होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। आप देखिए, द स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग पीपल, द वीक मतलब वीक पीपल, द पुअर मतलब पुअर पीपल, द रिच मतलब रिच पीपल, द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल, द इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल। यानी कि आपने समझना है कि द पुअर का मतलब ही होता है पुअर पीपल, और या तो फिर पुअर पीपल लिखिए या तो द पुअर लिखिए, या तो पीपल हटाइए या तो द हटाइए। आप इस बात को समझेंगे कि लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल, दैट कीप पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड, या दैट कीप द पुअर अंडर डेवलप्ड। आप पीपल को हटा लीजिए, आप चाहे तो द को हटा लीजिए, पुअर पीपल रखिए, तो आप समझिएगा द पुअर हियर मीन्स ऑल द कम्युनिटी ऑफ पुअर्स, इसलिए पीपल हटा लीजिए, ज्यादा बेहतर है। लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड। तो एक बात समझेगा, जो लैक ऑफ एबिलिटी है, सामर्थ्य की कमी है कि वो रीड भी नहीं कर सकते, राइट भी कर सकते, वो बहुत सारे बैरियर्स में से एक है जो पुअर गरीबों को अंडर डेवलप्ड रखे हुए। क्लियर है भाई। आपको मजेदार बात बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि वन ऑफ द ऑल बैरियर्स, तो वन ऑफ के हिसाब से यहां कीप्स लगा दें तो आप भूल जाइए। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, देखेंगे सेंटेंस देखिए, शी इज वन ऑफ द सिंगर्स हु नो हाउ टू सिंग द सॉन्ग। तो देखिएगा, शी इज वन ऑफ द सिंगर्स, वो बहुत से सिंगर्स में से एक है। आपको लग रहा है शी की बात हो रही है तो यहां नोज होना चाहिए, बट असल में ये सेंटेंस सही है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, शी इज वन ऑफ द सिंगर्स, वो बहुत से सिंगर्स में से एक है, और ये जो किसकी बात कर रहा है, सिंगर्स की, जो कि जानते हैं। इस बात को समझिएगा, केवल लड़की की बात नहीं हो रही है, इसमें सबकी बात हो रही है। तो बहुत से सिंगर्स में से एक है जो कि जानते हैं हाउ टू सिंग द सॉन्ग, ये गाना कैसे गाया जाए। क्लियर है ये बात। चलिए, तो आपने देखा इसमें द पुअर कर लेंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, या तो द हटा के पुअर पीपल कर लेंगे, दोनों में से कोई एक। तो मैंने पीपल हटा दिया, यानी कि अल्टीमेटली किस पार्ट में एरर है भाई, जो है डी पार्ट में एरर है। आइए देखेंगे, आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट इज, एक बात समझेंगे, एम्प्लॉयज टैलेंट की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग व्हाट, एन एम्प्लॉयज टैलेंट। एम्प्लॉयज टैलेंट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर रहेगी। ऐसा नहीं कि आइडेंटिफाई, नर्चरिंग और डेवलपिंग के हिसाब से आर लगा दीजिएगा, यहां टैलेंट की बात हो रही है। तो आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमंग मतलब है ना बहुत से इंपॉर्टेंट टास्क में से एक होगा ना, तो अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या एरर है इसमें, टास्क्स लगाना पड़ेगा, बात समझिएगा, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आप समझिएगा, आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एंड एम्प्लॉयज टैलेंट्स इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सारे अच्छे। अब देखिए, अमंग का इस्तेमाल जब आप करते हैं, जैसे कहते हैं ना अमंग द बॉयज, दो से ज्यादा के बीच में हम बात करते हैं, तो अमंग द बॉय तो नहीं लिख सकते ना, प्लूरल तो लगाना ही पड़ेगा भाई, अमंग द गर्ल्स। तो आपको पता है कि अमंग द गर्ल नहीं लिख सकते, गर्ल्स ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
द गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द स्टेट, बात किसकी कर रहे हैं, गेम्स की, वर्ब क्या लगा है, हैव, बिल्कुल सही है। द गेम शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड पैसिव बन रहा है, बहुत अच्छा, जो खेले जाने वाला है, इन द स्टेट हैव बीन प्लंज्ड इनटू, प्लंज इनटू मतलब गहराई में चले गए, डूब गए, मतलब कैंसिल टाइप के हो गए। हैव बीन प्लंज्ड इनटू क्राइसिस, प्लंज्ड के साथ हमेशा इनटू लगाते हैं, हैव बीन प्लंज्ड इनटू क्राइसिस जस्ट 2 months प्रायर, याद रखिएगा प्रायर एक लैटिन एडजेक्टिव है जो अपने बाद टू लेता है, याद रखिएगा। आपको याद दिला दूं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं लैटिन के जो टू लेते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, समझ रहे हैं। इनके साथ आप दैन न लगा के हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, और याद रखिएगा इनके पहले आप जनरली का कभी भी मोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो हमने कहना है कि शी इज सुपीरियर टू मी, तो शी इज मोर सुपीरियर टू मी नहीं कह सकते, ना ही कह सकते शी इज सुपीरियर दैन मी, आपको समझना है, ये गलती हो जाएगी। तो द गेम शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द स्टेट हैव बीन प्लंज्ड इनटू क्राइसिस जस्ट 2 months प्रायर टू द ओपनिंग सेरेमनी बाय एलिगेशंस ऑफ करप्शन, शॉडी वर्कमैनशिप एंड डिलेज इन हैंडलिंग ओवर वेन्यूज। तो बिल्कुल सही है, आपका पार्ट में एरर हो जाएगा, प्रायर टू, यहाँ पे प्रायर के साथ जो है टू लगा लेंगे तो बात सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू स्टडी हैज शोन, अ न्यू स्टडी है, वर्ब सिंगुलर होगी, हैज शोन दैट, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है, हैज शोन दैट किड्स हु हैव अ, या देखिए हु किसकी बात कर रहा है, किड्स की, तो किड्स के हिसाब से वर्ब सही है। हु हैव अ हाई बॉडी मास इंडेक्स आर, यहाँ आर, as a new study has shown that the kids who have a high body mass index are more likelier, एक बात समझिए, जब more लगा ही दिया तो likelier क्यों लगाएंगे भाई, ये गलत है, क्या लिखना चाहिए, are more likely to have high blood pressure, ज्यादा संभावना है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जिनका भी बॉडी मास जो है ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड इंसुलिन लेवल्स बाय द टाइम दे रीच एडोलेसेंस, जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं उस वक्त तक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड इंसुलिन की जो है समस्याएं उनको आने लगती हैं, ज़्यादा संभावना होती है जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते, याद रखिए। गुड से बेटर बन चुका है, मोर नहीं लगा सकते, गलत तरीका है, आप समझिए। अगर कोई चीज वाइज से वाइजर बन चुकी है तो आप इसके पहले मोर नहीं लगा सकते, है कि नहीं। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करना है तो आप क्या लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, मच वाइजर आप कहिए, फार वाइजर आप कहिए, अ लिटिल वाइजर आप कहिए, इवन वाइजर। तो ये सारे वर्ड्स चल जाते हैं, लेकिन और सारे वर्ड्स हम नहीं लिखते। देखेंगे द बुक मे नॉट बी, अरे यार अब इसमें तो कुछ आगे पढ़ना ही नहीं। देखिए मे बी का इस्तेमाल हुआ यानी पैसिव बन रहा होगा, तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो क्या करना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये जितने भी मॉडल वर्ब हैं ये हमेशा अपने साथ V1 लेते हैं और या फिर B प्लस V3 लेते हैं। अब समझिए ये हो जाएगा पैसिव और ये हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, जैसे आई, सेंटेंस देखिए, आई कैन डू दिस वर्क। ओके, अब देखिए पैसिव क्या होगा, दिस वर्क कैन बी डन। अब देखिए क्या आया, अगर कैन बी डन बी प्लस V3 आया तो ये क्या है, पैसिव है, बाय मी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि द बुक मे नॉट बी लगा है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, तो आपको बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बुक मे नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इन होल और इन पार्ट इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द पब्लिशर। ठीक है, तो ये ए पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास मिसिंग है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको फिलअप करना है। आइए देख लेते हैं। ऑल्दो द लीडर्स लाइफ वॉज बोथ
पहले तो इसमें देख लेंगे, एक गड़बड़ी है, इसको सुधार लीजिए। ये पेनफुल है, एनफुल नहीं है, इनफुल नहीं है, पेनफुल है। इसमें PAIN पेनफुल लगा लीजिए, तब जाके सही होगा। ऑल्दो द लीडर्स लाइफ, लीडर्स में ऐसे अपोस्ट्रॉफी होगा यहाँ पे। ऑल्दो द लीडर्स लाइफ वॉज बोथ डैश एंड पेनफुल, इट वॉज नॉट विदाउट डैश, फॉर ही हैड अकम्प्लिश्ड मेनी ऑफ गोल। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना, है ना। ऑल्दो द लीडर्स लाइफ वॉज बोथ, मैग्निफिशिएंट बहुत ही शानदार, एंड पेनफुल, तो मैग्निफिशिएंट और पेनफुल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं गया। हैप्पी एंड पेनफुल कैसे हो सकता है, गया। थ्रिलिंग एंड पेनफुल, थ्रिलिंग और पेनफुल नहीं हो सकता। अब देखिए पर्पसफुल एंड पेनफुल हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचा। आप समझेंगे अगर एक भी आप पकड़ ले गए ना तो फटाक से हो जाएगा। आप पूरा पढ़ लीजिए। अर्ड्यूअस का मतलब होता है, क्या होता है, श्रम साध्य, मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसमें अगर कोई काम अर्ड्यूअस है तो कहते हैं समथिंग दैट रिक्वायर्स, समथिंग दैट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हो अर्ड्यूअस टास्क तो ध्यान रखिएगा, अर्ड्यूअस टास्क की जगह आप लिख सकते हैं हरक्यूलियन टास्क। आपको पता है हरक्यूलियन टास्क का मतलब होगा एक ऐसा टास्क जिसको केवल हरक्यूलिस कर सके, यानी बहुत ही हार्ड वर्किंग। तो देखेंगे ऑल्दो द लीडर्स लाइफ वाज बोथ अर्ड्यूअस, बहुत ही श्रम साध्य थी जिंदगी, और पेनफुल थी, इट वॉज नॉट विदाउट सेटिस्फैक्शन, फॉर ही हैड अकम्प्लिश्ड मेनी ऑफ हिज गोल्स। बहुत सारे गोल्स को पूरा कर लिया, इसलिए वो बिना सेटिस्फैक्शन की नहीं थी। जिंदगी अर्ड्यूअस थी, श्रम साध्य थी और बहुत पेनफुल थी, लेकिन उन्होंने बहुत से गोल जो है अकम्प्लिश कर लिए थे, इसलिए जिंदगी क्या थी, मतलब जो है बिना सेटिस्फैक्शन की नहीं थी। सेटिस्फैक्शन तो था ही जिंदगी में। अगला सवाल देखेंगे। द न्यू प्रिंसिपल रिलीजेज स्ट्रेस, रिलीजेज स्ट्रेस क्या होता है भाई, ऑन रूटीन एडमिशन, नहीं हो सकता। ओनली देन नहीं होता है। स्टार्टेड स्ट्रेस नहीं हो सकता, गेव स्ट्रेस नहीं हो सकता, कोई चीज थोड़े देर है। बिगेन स्ट्रेस नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। द न्यू प्रिंसिपल लेड स्ट्रेस, लेड स्ट्रेस मतलब होता है बल देना, ले मतलब यहां पे बल देना के सेंस में। लेड स्ट्रेस ऑन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन, अब देखिए रेदर के साथ देन का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया, रेदर देन ऑन एकेडमिक मैटर्स एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो किस पर बल दे रहे हैं, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो रूटीन का कार्य है वो आसानी से चले, बहुत तेजी से चले, और क्या ना हो, एकेडमिक मैटर्स और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका स्ट्रेस जो है, फोकस जो है कहाँ है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Nothing is so what to a nation as an extreme of self-partiality and the total want of dash of what others will naturally hope or fear। एक बात समझेंगे कि क्या नहीं हो सकता, एक बात समझिए। Nothing is so fatal to a nation, एक बात समझेंगे। सबसे पहली बात तो है कि फैटल इंसान के लिए होता है प्राण घातक, देश के लिए प्राण घातक शब्द का इस्तेमाल करना जो है उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर हो भी जाए तो नथिंग इज सो फैटल टू अ नेशन एज एन एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ पार्शियलिटी एंड द टोटल वांट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ व्हाट अदर्स विल नेचुरली होप और फियर। इसीलिए चूंकि फैटल इंसान के लिए आता है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, रिपग्नेंट मतलब होता है जिसपे डिस्गस्टिंग जिसको बोलते हैं। वांट ऑफ सेंस ऑफ, ये नहीं, ये दूसरे की वजह से नहीं हो सकता। देखिए आपको पता है डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है भाई, बताइए। डिस्क्रिशन का मतलब होता है विचारशीलता, ठीक है। डिस्क्रिशन मतलब विचारशीलता, विवेक। देखिए वांट ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ व्हाट अदर्स विल नेचुरली होप और फियर। आप ये भी जो है ऑप्शन, नथिंग इज सो अनइथिकल टू अ नेशन एज एन एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ पार्शियलिटी। अनइथिकल का नहीं। अब एक बात समझेंगे, यहां ये कहना क्या चाहते हैं, ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। क्यों? नथिंग इज सो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब खतरनाक, और आप समझिएगा डेट्रीमेंटल के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे बढ़िया है। और टोटल वांट ऑफ कंसर्न ऑफ व्हाट अदर्स विल, एक बात समझिए सेंटेंस का फील देखिए क्या है। नथिंग इज सो डेट्रीमेंटल टू अ नेशन, इतना खतरनाक कुछ भी नहीं है किसी नेशन के लिए, एज एन एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ पार्शियलिटी। अगर आप अपने आप के लिए पार्शियल हैं, अगर आप अपने आप के लिए क्या कहते हैं बायस्ड हैं, तो इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। एंड द टोटल वांट ऑफ कंसर्न,
जो है टोटल वांट ऑफ कंसर्न ऑफ व्हाट अदर्स विल नेचुरली होप ऑफ फियर, जो दूसरे हमेशा होप करेंगे या फियर करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन डेट्रीमेंटल ही है। अगला देख लेंगे, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर अटेंशन, रिएक्ट, फोकस, विड्रॉ। कुछ सोचना है क्या भाई? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन सबसे अच्छा लग रहा है, तो देख लीजिए, टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ माई लेटर पर्टेनिंग टू द टर्म्स, पर्टेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू, याद रखिएगा, पर्टेनिंग टू द टर्म्स मतलब रिलेटेड टू द टर्म्स ऑफ सेल ऑफ द मशीनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary reduction of wants। एक बात समझिएगा, civilization जो है ना, जो सामाजिकरण हुआ है, जो सिविल सोसाइटीज बनी है, वो रियल सेंस में क्या है? वो ये नहीं कि आप मल्टीप्लिकेशन करें, अपने वेल्थ को बढ़ाएं, अपनी सारी चीज़ों को बढ़ाएं। सिविलाइजेशन का मतलब है द टर्म्स कंसिस्ट नॉट इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, बढ़ाव में नहीं, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलेंटरी रिडक्शन ऑफ वांट्स। यदि आप सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को खाली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ाएंगे। आपको अपने वांट्स को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डिक्रीज नहीं कर सकते वांट्स को, समझेंगे, डिमिनिशिंग प्राइसेस होती हैं, सब्सट्रैक्ट घटा नहीं सकते, इसलिए ये 3 तो नहीं हो सकता। होर्डिंग डिसहोर्डिंग हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 55 हो गया, देखेंगे अब। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव अ होल पैसेज। ना उसी पैसेज पढ़ने से पहले एक बार कोशिश करते हैं कि देख लें चीज़ों को, क्या कहते हैं, उनके ऑप्शंस देख लें। आइए देख लेते हैं। व्हाट डज द रिट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरूज डॉट अनलेस यू हैव अ बेटर ग्रिप्स। आपको अगर सीधे सीधे कुछ दिख जाए तो अच्छी बात है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ देयर इंटरेस्ट रेट्स बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। इम्पैक्ट क्या था देखेंगे। व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द कॉम्पिटिशन फॉर कस्टमर्स अमंग माइक्रो फाइनेंसर्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट चेंज फेस्ड बाय मिबैनको। चलिए खैर ये सब छोड़िए, आइए सबसे पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं, देखते हैं। देखिए, गिविंग लोन्स टू इम्पावरिज्ड। इम्पावरिज्ड मतलब होता है बहुत ही गरीब। इम्पावरिज्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही दीनहीन, बहुत ही कंगाल जिसको बोलते हैं। बात समझिएगा। गिविंग लोन्स टू इम्पावरिज्ड विमेन टू मेक सेरेमिक्स। सेरेमिक्स मतलब क्या है भाई, मूर्ति शिल्प। सेरेमिक्स बनाते ना, मूर्ति शिल्प। तो गिविंग लोन टू इम्पावरिज्ड विमेन टू मेक सेरेमिक्स और टू फार्मर्स टू बाय मिल्क काउज। मिल्क काउज मतलब दुधारी गायें, दुधारू गायें। फार्मर्स टू बाय मिल्क काउज वर नॉट सीन एज ग्रेट बिजनेस। बात समझिएगा, कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को लोन देना, कंगाल महिलाओं को लोन देना सेरेमिक्स यानी मूर्ति इत्यादि बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं लघु उद्योग है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और फार्मर्स को गाय, दुधारू गाय खरीदने के लिए जो है पैसा देना, लोन देना, कभी भी क्या नहीं, ग्रेट बिजनेस नहीं माना गया, कभी भी देखा नहीं गया उसको। माइक्रो फाइनेंस वॉज एन इंडस्ट्री कैंपेन्ड बाई एंटी पावर्टी एक्टिविस्ट। एंटी पावर्टी एक्टिविस्ट जो है ना, जो गरीबी के खिलाफ है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज को उन्होंने ही जो है कैंपेन किया, मतलब समर्थित किया, समर्थन किया ना, उनको समर्थन किया। तो माइक्रो फाइनेंसेस वाज एन इंडस्ट्री कैंपेन्ड बाय एंटी पावर्टी एक्टिविस्ट। एंटी पावर्टी एक्टिविस्ट ने ही इसको शुरू किया। बैंक्स का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था टुडे। और क्यों इंटरेस्ट नहीं था सोचिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो क्या फायदा है। हम देख रहे हैं कि अरे यार इन लोग पैसा वापस तो कर नहीं पाएंगे, कंगालों को पैसा क्या देना जिनसे पैसा वापस ही ना आ पाए। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ है। टुडे इट इज ऑन द वर्ज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये एकदम रिवॉल्यूशन के कगार पर है। वर्ज मतलब कगार पर है। विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम बिग बैंक्स। अब देखिए ज्यादातर बिग बैंक्स क्या कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि छोटे स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री जो बैठती है उसमें लोग 2, 4, 10 लोग ग्रुप बना के काम करते हैं और उनको पता होता है कि हमें अपना रोजगार इसी को चलाना है, तो वो अच्छे से चीज़ों को का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं और फिर पैसे को बैंक को देते हैं जो उनका कर्ज होता है। तो देखेंगे प्राइवेट इक्विटी शॉप्स एंड पेंशन फंड्स पोरिंग इन। एक बात समझेंगे, प्राइवेट इक्विटी शॉप्स भी आ गए और पेंशन फंड्स भी इसमें पोर हो गया, मतलब आ गया,
उड़ेल लिया गया। ड्राइविंग ग्रोथ ऑफ 30% to 40% दिस ईयर अलोन, केवल 30 से 40% इसी साल जो है इस बात में बढ़ोतरी हुई। इन 1998 अ नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन थी इन पेरू में थी, कन्वर्टेड इनटू अ बैंक कॉल्ड मिबैनको। एक बात समझिएगा, तो ये नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कन्वर्ट कर दिया गया बैंक में। This demonstrated that the poor are good risks who repay loans on time and getting them together not only chips away at poverty but also turns a profit। एक बात समझिएगा, इस बात ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शित किया कि जो द पुअर है, मैंने कहा अभी बताया था ना, द पुअर माने गरीब लोग, द पुअर आर गुड रिस्क। गुड रिस्क मतलब बैड रिस्क नहीं है, गुड रिस्क है। आप बात समझिएगा, अगर आप गुड रिस्क लेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक बैंक ऑफर कर रहा है कि आप 2 लाख रुपीज तक लोन ले सकते हैं हमसे 12.5 के उससे। अब मैं बहुत अमीर भी नहीं और बहुत गरीब भी नहीं। एक बात समझिए, मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसा लेके भागते नहीं, ये फ्रॉड वाला काम तो अमीरों का है। देखिए माल्या साहब भागे हुए हैं आजकल। तो आप समझिए कि इस बात को फील करिए कि दिस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द पुअर आर गुड रिस्क, वो गुड रिस्क हैं, मतलब उनके ऊपर रिस्क लेना अच्छी बात है। हु रिपे, जो अपना लोन को रिपे करते हैं, टाइम पर करते हैं वो भी, और गेटिंग देम टुगेदर, उनको साथ लेके चलना, न केवल चिप अवे करता है। चिप अवे मतलब कम करना, खत्म करना, छीलना। चिप अवे मतलब छीलना या खत्म करना। पॉवर्टी को खत्म कर रहा है, जो गरीबी को खत्म कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, टर्न्स अ प्रॉफिट एज वेल। क्या कर रहा है, प्रॉफिट भी जो है आप इससे अर्न कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ मिबैनको, मिबैनको क्या है, मिबैनको वही तो जो नॉन प्रॉफिट माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बैंक बना दिया गया। द सक्सेस ऑफ मिबैनको हैज पिक्ड, पिक्ड का मतलब क्या हो जाएगा भाई, पिक्ड का मतलब चोट करना। पिक्ड का मतलब क्या होता है, चोट करना, खिजा देना, प्रोवोक करना। मिबैनको के सक्सेस को हैज पिक्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स के इंटरेस्ट को भी इन्हें प्रोवोक किया है, बताया है, विच हैड प्रीवियसली शंड द कंट्रीज पुअर, जिन्होंने पहले क्या किया था, शंड किया था, मतलब कंट्री के पुअर लोगों को दूर कर दिया था, अपने से दूर कर लिया था कि नहीं भाई हम आपकी मदद नहीं करेंगे। नाउ बिग बैंक्स आर गोइंग आफ्टर मिबैनकोज क्लाइंट्स विद लो रेट loans and realizing it takes special know-how to what with the unbanked are hiring away Mibanco's staff. Now see, देखिएगा ये बात पूरी क्या हुई, यहां से देखिए, now big banks are going after, किसके पीछे जा रहे हैं, मिबैनको के क्लाइंट्स के पीछे जा रहे हैं। मिबैनको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में बैंक बन गया, छोटे छोटे लोगों को कर्ज देता था। तो अब जो बड़े बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मिबैनको के क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं। अब याद रखिएगा, कस्टमर्स वस्तुएं खरीदता है, क्लाइंट्स सर्विसेज खरीदता है, तो क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं और उनको मिबैनको से भी ज्यादा लो रेट ऑफर कर रहे हैं कि सर हमसे ले लीजिए, ये रियलाइज करते हुए कि अनबैंक्ड लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, मिबैनको के जो भी स्टाफ है उनको ज्यादा पैसा देके अपने पास बुला लेते हैं। इसी को तो बोलते हैं ना ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या है भाई, वैसे ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, लेकिन ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि अपने भारत की प्रतिभा जो टैलेंट है वो किसी और देश में जाए। हालांकि यहाँ कंट्री नहीं जा रही है, ये बस कंट्री में ही है, बट दूसरे लोग हायर कर ले रहे हैं। इट टेक्स, अब ये देखिए हो गया, बट विद द इमरजेंस ऑफ प्लेयर्स हु आर ओनली फॉर प्रॉफिट। लेकिन जब ये जो उद्भव हुआ है, जो वो प्लेयर्स जो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस स्कीम कुड एंड अप मिल्किंग द पुअर। तो ये क्या कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। मिबैनको पहले क्या था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो बाद में बैंक बदल गया। लेकिन ये जो बड़े बैंक है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। एक बात समझिएगा, बिजनेस का मेन एम पैसा कमाना ही है, लेकिन आप समझिए कि ये लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और जब ये अभी स्कीम चला रहे हैं कि ले लो, आओ हमसे कम ब्याज पे दरें ले लो, ब्याज पे लोन ले लो, लेकिन ये जब एक बार उनको फंसा लेंगे ना तो फिर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली गरीबों को ये चूसेंगे, उनको मिल्किंग करेंगे, मतलब दूहेंगे, मतलब उनसे फायदा लेंगे। दिस कुड हैपन इन कंट्रीज वेयर लेंडर्स डोंट हैव टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट रेट्स। और ये उन जगहों पे तो और ज्यादा होगा
जहां पे लेंडर्स को, जो लोन दाता है, जो देने वाला है, उसको अपनी इंटरेस्ट रेट्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेबी है, आरबीआई है, ये सब संस्थाएं आपको कहती हैं कि यू हैव टू रिवील इट कि आप कितने परसेंट पे लोन दे रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप किसी को बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। इफ इट व्हेन अ मैक्सिकन, जरा आगे कर लेते हैं आगे, इट व्हेन अ मैक्सिकन माइक्रो फाइनेंसर वेंट पब्लिक रिवीलिंग इट्स लोन हैड रेट्स ऑफ अबाउट 86% annually, the consecutive group to assist the poor, CGAP, criticized it for putting shareholders ahead of clients। बात समझेंगे, जब एक मैक्सिकन जो है माइक्रो फाइनेंसर ने अपने जो है रिवील कर दिया अपने लोन्स को कि हम जो है 86% एनुअली लेंगे, वैसे ये 8.6 होगा मेरे ख्याल से, शायद आगे पढ़ के क्लियर हो जाएगा, एनुअली लेंगे। जो कंसल्टिंग ग्रुप है, जो पुअर को असिस्ट करता है, CGAP है, उसने क्रिटिसाइज किया कि आप अपने शेयर होल्ड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और क्लाइंट्स को जो है कम ध्यान दे रहे हो। यू आर पुटिंग शेयर होल्डर्स अहेड ऑफ क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स के आगे शेयर होल्डर्स को रख रहे हो, यानी कि जो है क्लाइंट्स यानी जो गरीब हैं, जिनको आप पैसा देते हो, उनके हितों का ध्यान नहीं रख रहे। द प्रेशर टू टर्न अ प्रॉफिट ऑल्सो फोर्सेज माइक्रो फाइनेंसर्स टू चेंज देयर बिजनेस मॉडल्स इन वेज दैट डिपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कोर मिशन। बात समझिएगा, जो प्रेशर है कि प्रॉफिट तो बनाना ही है, ये माइक्रो फाइनेंसर्स को फोर्स करता है कि वो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करें, इस तरीके से चेंज करें इन अ वे दैट डिपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कोर मिशन, जो कि उनके इंडस्ट्री का जो मेन कोर मिशन है उससे डिपार्ट कर जाता है, अलग हो जाता है। टू हेल्प पुअर पीपल लीड बेटर लाइफ्स, जैसे मिशन, कोर मिशन क्या है कि गरीबों को अच्छी जिंदगी देना, और आप तो गरीबों को ही दूहने में लगे हैं। भाई बिग बैंक्स आई हैं इसमें, तो उनका तो मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो अब उनका जो कोर मिशन था, जो माइक्रो फाइनेंसर बनने का कोर मिशन है कि गरीबों को हम मदद करें, उनकी जिंदगी सुधरे और जो है भारत से या किसी भी देश से गरीबी दूर हो। आगे देखेंगे, सच शिफ्ट्स हैव कॉज्ड द एवरेज लोन साइज टू ट्रिपल। एक एवरेज लोन साइज को इस शिफ्ट ने ट्रिपल कर दिया। मोर ओवर स्मॉलर लोन्स बीइंग कॉस्टलियर टू सर्विस, छोटे लोन्स हैं वो और ज़्यादा सर्विस में कॉस्टलियर है। अ लोअर परसेंटेज ऑफ लोन्स गो टू विमेन बिकॉज दे टेंड टू टेक आउट स्मॉलर सम्स, और बहुत ही कम परसेंटेज लोन दिया जाता है विमेन को, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा छोटा सा सम लेती है ना, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, इसलिए वो उनको नहीं देते। अकॉर्डिंग टू CGAP, विद द फ्लड ऑफ न्यू लार्ज एंटिटीज there is the risk that a large percentage of cross border funds go to Latin America and Eastern Europe। अब देखेंगे, कह रहे हैं कि एक रिस्क है कि बहुत सारे जो है एंटिटीज़, बहुत सारे लोग, ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं इसमें जो एक फर्म की तरह काम कर रहे हैं। एक रिस्क भी है कि ज़्यादातर परसेंटेज जो है लोन का है कि वो क्रॉस बॉर्डर चला जाएगा लैटिन अमेरिका में या ईस्टर्न यूरोप में, इन द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड माइक्रो फाइनेंस मार्केट्स। जो क्या है, लैटिन अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड माइक्रो फाइनेंस मार्केट है। द पुअरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर हु आर प्रीडोमिनेंटली इन एशिया एंड अफ्रीका गेट लेफ्ट आउट। तो जो सबसे गरीबों से भी गरीब हैं पूरी दुनिया में, कहाँ के लोग हैं, प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम एशिया और अफ्रीका, उनको, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और ज़्यादातर पैसा लैटिन अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप में चला जाएगा। और क्यों चला जाएगा, क्योंकि वो लोग छोटे लोन्स नहीं देना चाहते, वो लोग महिलाओं को लोन्स नहीं देना चाहते, क्योंकि वो तो बस छोटा छोटा लोन लेती है ना। सेज द CEO ऑफ नॉन प्रॉफिट ग्रामीण फाउंडेशन, ये उन्होंने कहा, विच हेल्प्स डेवलप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। बस समझे, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। सेगमेंटिंग द इंडस्ट्री को सेगमेंट करते हुए अगर अलग अलग भागों में बांटे, माइट बी वर्थ वाइल, ये बहुत ही उपयोगी हो सकता है, इफ इट अलाउज मोर ऑफ द पुअर टू गेट एक्सेस टू क्रेडिट। एक बात समझिएगा, जितने ज़्यादा गरीबों के पास इसका एक्सेस होगा कि आप भी लोन ले सकते हैं, सर आप भी लोन ले सकते हैं, और सर आप भी ले सकते हैं, उतना ही बढ़िया हो। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कुड टेक द top microfinance institution to the next level, and the remainder could be the responsibility of development groups and regional banks। बात समझेंगे क्या है, and the remainder could be the responsibility of development groups and regional banks। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन could take the top microfinance institution to the next level and the remainder could be the responsible for the development groups and regional banks। एक बात समझेंगे, कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है क्या कर सकती हैं, टॉप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है,
और जो बाकी बचे होंगे वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे डेवलपमेंट की, ग्रुप्स की और रीजनल बैंक्स की। येट मेकिंग लोन्स टू पुअर पीपल इज हार्डली अ पॉवर्टी क्योर। बात समझिएगा, गरीबों को लोन देना बस एक गरीबी का निदान है। हार्डली अ पॉवर्टी क्योर, मुश्किल से गरीबी का निदान है। ऐसा नहीं कि पॉवर्टी से क्योर हो जानी है लोन देने से। प्रॉपर्टी राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ मैटर्स टू। तो प्रॉपर्टी के राइट्स और रूल ऑफ लॉ भी मैटर करते हैं। वन कैन नॉट ओवर आइडियलाइज विद माइक्रो फाइनेंस और लोन कैन डू। एक कोई भी ओवर आइडियलाइज नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं। मोस्ट नॉन प्रॉफिट स्टार्टेड विद लेंडिंग सिंपली बिकॉज लोकल लॉज प्रोहिबिटेड नॉन बैंक्स फ्रॉम ऑफरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। बात समझेंगे, ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट स्टार्टेड कैसे लेंडिंग किया इन्होंने, बिकॉज जो लोकलॉज थे, वहाँ के लोकल्स थे, उन्होंने प्रोहिबिट किया नॉन बैंक्स को फ्रॉम ऑफरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट ऑफर करने से मना किया। विद एन इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन एंड मार्केटिंग एफर्ट्स, कंपटीशन और मार्केटिंग एफर्ट्स से पॉवर्टी एलिविएशन एक्सपर्ट्स आर कंसर्न्ड दैट पीपल विल बी टॉक्ड इनटू लोन्स दे वुड नॉट अदरवाइज वांट। तो उनसे लोगों से बात करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग चाहते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मिबैंको आर प्रोवाइडिंग कंज्यूमर लोन्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बाइंग टीवी एंड माइक्रोवेव्स ऑन क्रेडिट। एक बात समझिएगा, लोगों के मन में एक स्पेशल धारणा है कि भाई बैंक से लोन लेके टीवी देखेंगे तो लोन लेके, माइक्रोवेव्स लेंगे तो लोन लेके, ये अब रह गया है। तो एक तो ये, और दूसरा क्या, अरे नहीं यार लोन पे कुछ नहीं लेना चाहिए, बाद में चुकाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप समझिएगा कि कह रहे हैं कि मिबैंको जैसे लोग प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को लोन, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप टीवी लोन पे खरीदें, आप माइक्रोवेव्स लोन पे खरीदें। इस बात को समझिएगा कि आपको पता है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि एक वक्त मैंने घर के लिए एक टीवी खरीदी, और टीवी थी 40 इंच नहीं, 40 इंच से ऊपर वाली कौन सी आती है, हाँ 40 इंच की टीवी जी। 40 इंच की सैमसंग की टीवी खरीदनी थी, कीमत करीब रही होगी 30-20 हज़ार की, अराउंड 28-30 हज़ार थी। अब एक बात समझिए, एक बारगी में 30 हज़ार रुपया दे दूँ, वो भी कर सकता था, लेकिन मैंने क्या चूज़ किया, मैंने देखा कि केवल 500 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, वो भी 8 महीने में। 500 रुपये तो इधर उधर हो जाते, एक महीने का 75 रुपया भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया कि उनको 10,000 दिया और बाकी की किस्तें करवा ली। तो लगे हाथ मुझे एक बजाज फाइनेंस कार्ड भी मिल गया, और फिर मैंने जो है उसको क्या कहते हैं, हमारी किस्त हमेशा हर महीने चली जाती है 2-2.5 हज़ार की किस्त। तो सोचिए कि कितना आसान हो गया मेरे लिए कि मुझे 30,000 एक बारगी नहीं लगाना पड़ा और पता भी नहीं चला। तो आप बात समझिएगा, टीवी खरीदना, माइक्रोवेव्स खरीदना क्रेडिट पे कोई बुरी बात नहीं है, बट सर्टेन मार्केट्स like Mexico have been flooded with loans that have nothing to do with providing capital to aspiring entrepreneurs। बात समझेंगे कि मैक्सिको इत्यादि की जो मार्केट है वो फ्लडेड लोन से भरी पड़ी है, और इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये कोई भी कैपिटल प्रोवाइड नहीं करती है। जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, जो एम्बिशन रखने वाले उद्यमी हैं, उनके लिए कोई भी ये जो है कैपिटल प्रोवाइड नहीं करती। जस्ट इंक्रीजिंग हाउस होल्ड डेप्ट, ये बस घर का डेप्ट बढ़ाती है और कुछ नहीं करती। तो आइए चलिए सवाल देख लेंगे। व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द कंपटीशन फॉर कंज्यूमर्स। सवाल ये नहीं है हमारा, ये है सवाल। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ बैंक इलिस्ट्रेट। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था क्या, ये वाला देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था ना, कहां था भाई, देखिए ये नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन था, और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पेरू का, और ये बन गया मिबैंको। तो देखिएगा, व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरूज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ बैंक इलिस्ट्रेट, ये क्या जो है बतलाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है। तो देखेंगे, टू कम्पीट विद कॉमर्शियल बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शुड कन्वर्ट इनटू बैंक्स एंड ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज। बात ये है, कंपटीशन की कहीं बात ही नहीं थी, उनसे कंपटीशन तो बिग बैंक्स ने किया है, उन्होंने तो कहीं कंपटीशन नहीं किया है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टर्न हायर प्रॉफिट्स एज बैंक्स सिंस इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन आर एट देयर डिस्क्रिप्शन। एक बात समझिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कहीं भी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इस बात के लिए जवाबदेह होती हैं कि वो कितना प्रॉफिट बनाने का तो उनका कोई मैटर ही नहीं है, उनका तो मुख्य मैटर है कि आप पॉवर्टी को एलिवेट करिए, पॉवर्टी को इरेडिकेट करिए। द पुअर प्रिफर टू गो टू लार्ज बैंक्स, बिल्कुल नहीं, लार्ज बैंक्स में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं अगला सवाल। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ देयर इंटरेस्ट
रेट्स बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, एक बात समझिएगा, इंपैक्ट का था नॉन डिस्क्लोजर का। अगर आप अपने रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे क्या होगा भाई, ध्यान से देखिए। अच्छा, तो द गवर्नमेंट इशूड सैंक्शन अगेंस्ट सच फर्म्स, क्या कोई सैंक्शन करती है गवर्नमेंट, ऐसा कोई बात नहीं कही गई है। शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट वर नॉट प्रोटेक्टेड, एक बात समझिए, इसका कोई इससे संबंध नहीं है। मोर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वर मोटिवेटेड टू गो पब्लिक, और ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जाएंगी पब्लिक तक। एक बात समझिए, कुछ नहीं है, एक ही ऑप्शन है। देखिए, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे अपनी इंटरेस्ट रेट्स तो जाहिर सी बात है आप किसको दूहेंगे, आपने कहा था ना कि मिल्किंग द पुअर, गरीबों को दूहेंगे, उन्हीं का पैसा खाएंगे ये, इसीलिए तो ये करते हैं। आइए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला, What is the author's opinion about the competition for customers among micro financer? ऑथर का क्या जो है ओपिनियन है कि कंपटीशन जब कस्टमर्स के लिए कंपटीशन होगा तो माइक्रो फाइनेंसर्स को क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा भाई बताइए। एक बात समझिए, आपने देखा था कि ये बेनिफिशियल इसलिए नहीं है क्योंकि वो आखिर में जाके प्रॉफिट बनाएंगे और अल्टीमेटली जो है गरीबों को हेल्प ना करके उनको जो है मिल्क करेंगे, मतलब उनको दूहेंगे, जो अभी बात कहते हैं मिल्किंग द पुअर। तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, और कोई नहीं हो सकता। Which of the following is our challenges faced by Mibanco at present from big banks? Ensuring loyalty to their customers, retention of employees, ये बात तो एक थी, बिल्कुल सही थी। मेंटेनिंग लो इंटरेस्ट रेट्स, अब ये बात कही तो नहीं गई है, लेकिन एक बात समझिए, इनको लो इंटरेस्ट रेट मेंटेन तो करना ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिग बैंक्स इनसे कम जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट देंगे तो लोग उनके पास जा रहे हैं। हालांकि बिग बैंक्स का तो मेन मैटर प्रॉफिट है, तो आप समझिएगा बोथ बी एंड सी विल बी बेटर ऑप्शन। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइक्रो फाइनेंसर्स अलर्टिंग देयर बिजनेस मॉडल्स। अब बात समझिएगा, माइक्रो व्हाट ऑफ which of the following are consequences of micro financers alerting their business models? बिजनेस मॉडल को अल्टर कर रहे हैं ना, अलर्ट नहीं, अल्टर कर रहे हैं बिजनेस मॉडल्स को। क्यों भाई? लार्ज लोन्स अमाउंट गेट सैंक्शन, डेब्ट्स अमंग द पुअर हैज फॉलन इन सम कंट्रीज, ड्रॉप इन द लोन्स अवॉर्डेड टू वुमेन। एक बात समझिएगा कि ये जो पैसेज है उसमें एक बात है, ड्रॉप इन द लोन्स अवॉर्डेड टू वुमेन। आपको को एक जगह कहा गया है कि जो है महिलाओं को एक कम लोन देंगे, बाकी ये दोनों बातें सही नहीं है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। देखेंगे, डिपार्ट का मतलब होता है छूटना, और इसका सिनोनिम एक्सपायर तो हो नहीं सकता, रिटायरमेंट हो नहीं सकता, डिवाइड हो नहीं सकता, एब्सेंट हो नहीं सकता, एक ही हो सकता है। पिग का मतलब मैंने कहा था कि उकसाना, प्रोवोक करना, ऑप्शन हो जाएगा 62। देखेंगे, वर्ज मतलब होता है एकदम किनारे पर होना, और वर्ज मतलब होता है टेंड। टेंड मतलब उसी किनारे पे होना, आप चेक करेंगे थिसॉरस पे तो आपको ये मिल जाएगा। एस्पायरिंग मतलब होता है जो एम्बिशियस हो, तो जाहिर सी बात है कौन होंगे, अनइंटरेस्टेड जो लोग होंगे, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। कोर मतलब होता है किसी चीज का एकदम मुख्य भाग, यहां पे क्या हो जाएगा, कोर का सीधा सीधा एंटोनिम क्या हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।